बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आज आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम था, टुडे इज 16 दिसंबर। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए मतलब मैंने एक नया क्राइटेरिया स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ देखिए आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में 5 यूनिट्स हैं, उसके अंदर मैंने फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने यूनिट नंबर 1 पूरी कंप्लीट करवा दी, उसके अंदर 3 चैप्टर्स है, वो मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिए मार्केटिंग से रिलेटेड। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 2 के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। इसके देखिए मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, सारे का सारा मतलब उसको मैंने ऑन द ब्लैक बोर्ड में अच्छे से समझाया है। देन मैंने उसके नोट्स भी आप लोगों को दे दिया कि आप लोग रीड उसे खुद से कर सके, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, राइट। सबसे पहले मैं 5 के 5 यूनिट खत्म करते हैं, देन मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगी, उसके आंसर्स भी बताऊंगी, और उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो हमेशा हर साल रिपीट होते हैं। तो देखिए आज यूनिट नंबर 2 देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में 3 चैप्टर्स है। दिस इज चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 में आपसे कहता है कंज्यूमर बिहेवियर। अब सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 में बता दूं आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से चीजों को समझाऊंगी कि आपको जब मैं नोट्स इस वीडियो के बाद में आपको नोट्स जब यहाँ पे नोट्स दूंगा आपको, तो आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ आप याद करें, आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो आप सिर्फ रीड करके ना आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या पढ़ना है, ये आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर। ऑब्वियसली बात है कि चैप्टर का नेम है कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसका इंट्रोडक्शन कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है मैं आपको थोड़ा सा रोके बताती हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर होता है जो भी आपका कंज्यूमर है, जिसको आप कंज्यूम करने को, जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर हो, मैं शॉपकीपर हूँ, आपके पास कोई आया जिसको सामान आपसे कुछ चाहिए, इधर वो आपका कस्टमर हो सकता है, इधर वो आपका कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। दोनों टर्म्स अलग अलग है, याद रखना। इस स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है। लोग इसको एक समझते हैं कि कंज्यूमर और कस्टमर दोनों में एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स। दिस इज कस्टमर और कंज्यूमर, दोनों को अभी हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को इन चीजों की सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन बताऊंगी, जिससे आपको जब आप नोट्स रीड करो ना, तो आपको ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ याद कर रहे हो चीजों को, क्योंकि पढ़ के समझ के याद कोई भी कर सकता है, बट उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारना के प्रिंसिपल क्या है एक्चुअल में मार्केटिंग का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगी कि आपके सिर्फ 5 दिन है एग्जाम के अंदर, तो आप सारा का सारा पढ़ के और उसको रट नहीं सकते हो, आप चीजों को समझिए। मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी कंज्यूमर का, यानी आप शॉपकीपर हो, आप सामने वाले का बिहेवियर जानते हो, आप कहते हो अरे इसका बिहेवियर ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसका बिहेवियर ही खराब है, इस तरीके से। तो किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर को जानना, उसको ही हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो आपका कंज्यूमर है, आप शॉपकीपर हो, आपसे जो सामान लेने आया है, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। कस्टमर नहीं बोलते, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं, और मैं इन दोनों में भी डिफरेंस बताऊंगी। तो वो उसका बिहेवियर जानना ही आपको कंज्यूमर बिहेवियर बताता है। तो इस चैप्टर में हम उसी बिहेवियर को डिटेल में जानेंगे, हर तरीके के फैक्टर्स को डिफाइन करके उसके बिहेवियर को जानेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है, मैं आपको छोटा सा बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आप आए मेरी दुकान पे, शॉपकीपर, आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरे से कोई गिफ्ट खरीदा, ठीक है। आपने जो गिफ्ट मेरे से खरीदा है, ऑब्वियसली बात है, वो गिफ्ट है, तो आप वो किसी दूसरे को देने वाले हो, सिंपल सी बात है। तो जब आप कोई भी सामान या कोई भी ऐसी वस्तु अगर आप शॉपकीपर से खरीदे, दुकान पर से खरीद के ला रहे हो, आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट कंज्यूमर, यू आर द कस्टमर, राइट। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो वो दुकान से खरीद के लाया, या कहीं से भी खरीद के लाया, उसने उस चीज को डायरेक्टली कंज्यूम किया, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया, पर्सनली उसको यूज किया, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर। और कस्टमर वो होता है उसने उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया, उसने किसी और के थ्रू से यूज किया, किसी और को दिया, उसको हम बोलते हैं कस्टमर। आई होप आपको डिफरेंस समझ में। आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले से कहा भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है। वो चीनी आपको कंज्यूम नहीं करनी है, आपको ले जाके आपने अपने पड़ोसी को दे दिया, भाई ये तुमने मुझसे चीनी मंगाई थी, तो कंज्यूमर आपका पड़ोसी हुआ, आप नहीं, यू आर द कस्टमर एंड दैट वन वाज द कंज्यूमर, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो मैं इसके अभी नोट्स में भी आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। अभी तो मैं इसको जस्ट बता रही हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है, ठीक है। अब नेचर क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इसके नोट्स भी थोड़ा सा अभी वो करूंगी, मतलब इसको और मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझा दूंगी, डोंट वरी, कि क्या नेचर है कंज्यूमर बिहेवियर का। अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि क्या है, कि हम उसको किस तरीके से जानेंगे। अब डायरेक्टली तो ऐसा नहीं है कि आप किसी कंज्यूमर के घर पे गए और बैठ गए जाके अरे मुझे इसे जानना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसको कुछ जानने के तरीके हैं, वो भी हम देखेंगे। अब ये है
एग्जाम में ज्यादातर ये आ जाता है, जो चीज में पॉइंट लगा रही हूँ उसको तो आप जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आता ही आता है कि क्या जरूरत है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की, कंज्यूमर बिहेवियर को एक्चुअली में जानने की क्या जरूरत है। अगर आप अपने कॉमन सेंस भी लगाओगे बिना पढ़े, कुछ मत सोचो, कंज्यूमर बिहेवियर को क्यों जानना है। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को जानोगे अगर, तभी तो आप उसके जैसा सामान बनाओगे जितना कंज्यूमर बिहेवियर को पसंद है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे पता है कि आप लोगों को कैसी वीडियोस पसंद आती है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, अगर मुझे पता है तो मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी, उस तरीके का कंटेंट डालूंगी, उस तरीके का स्टडी मटेरियल लाऊंगी जो आप लोगों को पसंद आए, ठीक है, जिससे मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो और ओवरऑल ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है। तो यही है कि क्या जरूरत है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की कि हम अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की, अपनी फॉर्म की ग्रोथ कर सके, अपने कस्टमर। आपको पता है कि किसी भी मार्केटिंग के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केटिंग के अंदर हमेशा जो किंग होता है वो कंज्यूमर होता है। जब आप कंज्यूमर को खुशी नहीं कर पाओगे, अरे सिंपल सी बात है, कंज्यूमर खुश कब होगा, जब आप जानते हो कंज्यूमर को क्या चाहिए, तो उसकी नीड क्या है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की, तो बहुत ऑब्वियस है, तो पढ़ के सीधा लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर कितने टाइप के होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे अभी, कंज्यूमर बिहेवियर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या है उसके अंदर, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ये आ जाता है एग्जाम में, ये भी आप इसमें कर लेना, ठीक है। बाकी ये दो चीजें कर लेना, बहुत है, इनको डिटेल में कर लेना, बाकी चीजों को भी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। क्या कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, देखो एक चीज और कहूंगी, कभी कभी एग्जाम में होता है कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर, देखिए नाम चेंज हो सकता है, मैंने लिख दिया है, कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या इन्फ्लुएंस मिले, या फिर डिटरमाइन मिले, या फिर अफेक्ट मिले, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। आंसर आपको सही लिखना है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, या फिर अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, डिसीजन को, ये हमें यहाँ पे देखना है कि जो कंज्यूमर है वो क्या खरीदना चाहता है, उसके डिसीजन को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है। तो मैं अगर आपसे बताऊं, अगर आप कॉमन सेंस ऐसा लगाओ कि आपका कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, वो आपसे डेली बेसिस पे सामान खरीदता है, अब उसका दिमाग आया कि आपके बाजू में कोई दुकान खुली है, वो उससे सामान खरीदने चला गया, अरे उसके दिमाग में ऐसा क्या अफेक्ट आया, या फिर उसके दिमाग में ऐसी क्या चेंजिंग आई, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसके दिमाग में ये आया कि आज इससे सामान खरीदते। क्यों? इट मे बी द शॉपकीपर्स बिहेवियर, कि आपने उसके साथ अच्छा बिहेव ना करा, उसको लगा नहीं दुकान अच्छी नहीं, मैं तो बाजू वाले से खरीदूंगा, या फिर उसका कोई भी पड़ोसी है, उसका कोई उसके साथ में जो हो, वो कहे नहीं कि दुकान अच्छी नहीं है, दुकान ज्यादा अच्छी, इससे खरीदो। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो इसके हमें 5 फैक्टर्स हैं, हम उसे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट आपको पढ़ना है कि इसका प्रोसेस क्या है, कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर जो आपका कंज्यूमर है उसके बाइंग का, जो आप वो बाय कर रहा है कोई भी चीज, उसके डिसीजन का क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है, आपके रियल लाइफ से भी बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो इसके अंदर ना आप अपने आप को भी रख के देख सकते हैं। एज अ कंज्यूमर आप शॉपकीपर पे जाओगे तो आपको क्या बिहेवियर होगा, आपको कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, तो आपको बेसिकली पता भी होना चाहिए डेली लाइफ में कंज्यूमर बिहेवियर का क्या नेचर है, वो भी आप एज अ कंज्यूमर रख के अपने आप को फील कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत कॉमन है, इसके अंदर आपको ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सीधा आप अपने आप को कंज्यूमर की तरह रखो, चीजों को समझो। अच्छा मैं दुकान पे जाता हूँ, अच्छा मैं दुकान पे जाता हूँ, सामने वाले को ऐसा फील होता है, जो शॉपकीपर बैठा है उसको ऐसा लगता है, तो वो चीज आप कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसको पहले मैं अच्छे से समझा दूं विद द नोट्स, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वाले चैप्टर पे। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा चैप्टर सारा मैशअप हो गया। सबसे पहले चैप्टर को खत्म करते हैं, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन, उसके नोट्स के साथ उसको खत्म करेंगे। देन इसी वीडियो में हम लोग पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग एक वन शॉट में पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 खत्म करेंगे। कि हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। मैं आप लोगों को सिर्फ मेन पॉइंट्स बताऊंगी, बिकॉज आई नो कि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए होंगे। आई होप, मतलब आई नो दैट वन, कि आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आए होंगे। तो आप लोगों का 5 दिन के अंदर एग्जाम है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी फालतू चीज़ें बता के। तो सबसे पहले देखिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को नोट करना, उन पर फोकस करना कि उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको किस चीज़ की नीड है, वो किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को बाय करता है, उसका क्या तरीका है, वो सारी की सारी उसकी नीड्स को कंप्लीट करना, उसकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना, वो सारी की सारी चीज़ें हम कंज्यूमर बिहेवियर में सीखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो आप लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसे रीड कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ इसके ना डेफिनेशंस गिवन है, आपको सारे के सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इसे एक बार रीड कर लेना। दिस इज़ मच इनफ कि आपको काफ़ी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी।
ठीक है। तो आपको सब याद नहीं करना। एक ये वाली अच्छी डेफिनेशन है, दिस इज कॉटलर एंड केलर की। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे ना जो कंज्यूमर है वो बाय करता है बिहेवियर, किस चीज़ को देख के वो बाय करता है, उसका क्या स्ट्रेटेजी है जो वो चीज़ों को बाय करता है, क्या चीज़ सोच के, क्या उसकी थिंकिंग होती है, उस सब चीज़ को एनालाइज करना ही आपका कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे वो अपने उसके नीड्स को सेटिस्फाई कोई चीज़ होगी, उसके वांट्स को सेटिस्फाई होगी, तभी वो कोई चीज़ परचेज करेगा। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही आपका स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग यहाँ से इसको रीड करिए एक बार, ठीक है। ये देखिए आपको कस्टमर और कंज्यूमर दे रखा है। कस्टमर वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को शॉप से खरीदते हैं रीसेल के लिए, गिफ्टिंग के लिए, ठीक है। बट जो कंज्यूमर होते हैं वो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये जो इनका जो मोटिव होता है उसका किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने का, वो रीसेल करने का होता है या कंजप्शन करने का होता है। बट कंज्यूमर का डायरेक्टली जो मोटिव होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का होता है। तो इसे आप एक बार रीड कर सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि क्या नेचर है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है, आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली समझोगे, मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी आप इस चीज़ को अब देखिए मैंने आपको कंज्यूमर कस्टमर में डिफरेंस बताया, तो आप डायरेक्टली आप अगर इसे रीड भी कर लोगे ना, इसके अंदर क्या नया है कि हाँ वही चीज़ जो आपको रीसेल के लिए किया था मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये चीज़ें वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको रटना कुछ नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों को रटना ना पड़े, ठीक है। अब देखिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। आप एक बात बताइए, आप एक कंज्यूमर, आप अपनी जगह पे एज अ कंज्यूमर को रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कभी भी थिंकिंग है वो जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। आप एज अ कंज्यूमर है, आप किसी शॉप पे गए तो आप ये तो नहीं है कि आप एक जैसे कपड़े ही पूरी जिंदगी पहनते रहोगे, आप टेक्निकल वर्ल्ड में हो, आपकी थिंकिंग चेंज होती रहेगी। तो चेंज, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। तो किसी भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंजेबल होता है नेचर में, सिंपल सी बात है। जैसे कि इसमें लिखा है कि स्टाइलिश है, कलरफुल चीज़ें, स्टाइलिश चीज़ें लोगों के चेंज होती रहती है। स्टाइल आजकल देखो कभी कोई स्टाइल आता है, कोई नया स्टाइल आता है। अभी इस समय बैगी पैंट का स्टाइल चल रहा है, कभी स्ट्रेट फिट का चल रहा था, कभी आप कह सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉलर फिट का चल रहा था। काफ़ी ऐसे जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं। तो नेचर डायनेमिक होता है, ये जो है वो डिफरेंस होता है। या देखो मैं एक आपको बात बताऊँ, एज अ मैं कंज्यूमर हूँ और मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड है वो भी एक कंज्यूमर है, हम दोनों दुकान पे सामान खरीदने गए, तो क्या मेरा उसका टेस्ट सेम होगा क्या जो चीज़ मुझे पसंद होगी क्या उसको भी पसंद होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं लोगों की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है, आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कस्टमर की जो पसंद है वो एक जैसी हो। तो ये आपको बिहेवियर को एनालाइज करना पड़ेगा कि हर कस्टमर से कस्टमर जो है वो वेरी होता है, चेंज होता है। ये कहता है आपको परचेज डिसीजन को लीड करता है। परचेज यानी कि वो क्या खरीदेगा उसका भी डिसीजन होता है कुछ। नेक्स्ट कहता है ये प्रोडक्ट टू, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट्स में भी ये वेरी करता है कि क्या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या चेंजेस हैं। ये होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। इतना ज़्यादा आपको, आप एक कंज्यूमर रह के उस चीज़ को सोचोगे तो आपको चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में बिकॉज ऑफ लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे अगर शूज़ चाहिए और मेरी फ्रेंड को अगर ड्रेस चाहिए कोई, तो ये कॉम्प्लेक्स है नेचर में, डिफरेंट होता है, लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लोगों की थिंकिंग डिफरेंट है, ठीक है। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है। तो ये बहुत ज़्यादा सिस्टम के थ्रू किया जाता है, राइट। तो देखिए नीड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्यों ज़रूरत है किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की। तो सबसे पहली नीड है कि आप कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सको। एज अ शॉपकीपर अगर आप हैं तो आप कंज्यूमर, जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका कंज्यूमर है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना आपका काम है। आप बैठे हो उसके लिए, आप काम ही उसके लिए कर रहे हो कि आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो। तो सबसे पहला इसकी ज़रूरत ये हो गई। सेकेंड है कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि कंज्यूमर की क्या फ़िलॉसफी है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या माइंड सेट है, कि किस माइंड सेट से क्या, किस इंटेंशन से वो सामान खरीद रहा है। तो आप उस इंटेंशन को जान सको और उसी तरीके के सामान को आप बनाना स्टार्ट कर सको। देखिए मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगी, रटवाऊंगी नहीं, तो आप इसको खुद से एक बार रीड करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगी, ठीक है। अब इसमें कहता है कि इसकी नीड क्यों है। कंज्यूमर बिहेवियर जब आप स्टडी कर लेते हो ना, तो इसके अंदर आपको हेल्प मिल जाते हैं कि आप कंज्यूमर के मोटिव्स, मैंने आपको बताया कंज्यूमर का मोटिव क्या है, वो क्यों सामान खरीदना चाहता है, किस तरीके का सामान खरीदना चाहता है, उसका क्या मोटिव है सामान खरीदने का, उस चीज़ को आप एनालाइज कर सको। इसलिए आप कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हो, सिंपल है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो आपकी
आपके जो कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, एज अ शॉपकीपर अगर आप हो तो आपके कंज्यूमर की क्या चॉइसेस हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, कि अगर कंज्यूमर है तो उसको ये चॉइस इसकी अच्छी, मतलब ये चॉइस अगर मैं रखूँ तो ये चॉइस उसको अच्छी लगेगी, या उसकी प्रेफरेंस होगी जिससे वो सामान ज़्यादा खरीदे और मेरी शॉप से ज़्यादा बिक्री हो। तो ये चीज़ें आपको समझने में भी हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। उसके बाद कहता है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, बताता है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन का मतलब ये ना एक शॉर्ट नोट के अंदर भी आ सकता है अलग तरीके से, तो इसको आप जान लीजिए। देखिए कंज्यूमर डिफरेंशिएशन वो होता है जहाँ पे आपको जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको अलग अलग तरीके, देखिए जैसे मैंने अभी आपको सेगमेंटेशन, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, उसके अंदर आपको ना बांटना है चीज़ों को, तो वही बताएगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एक इंटरवल बना देना कि अच्छा ये वाला ग्रुप को ये वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी, तो कंज्यूमर्स डिफरेंशिएशन कर देना, यानी कंज्यूमर्स को बांट देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। ये अभी हम सेगमेंटेशन में भी पढ़ेंगे, तो ये कई बार आ जाता है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, एक शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर डिफरेंशिएशन वो होता है जहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एट द ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स या ऑन द नीड्स ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, वहाँ पे हम उसको बांट देते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि क्या क्रिएशन है, क्या रिटेंशन है, कस्टमर्स की उस चीज़ को जानते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट के डायनेमिक, अभी तक हमने कंज्यूमर के डायनेमिक नेचर को जाना था, अब डायनेमिक यानी चेंजेबल नेचर को जानते हैं हम मार्केट के। लास्ट हमारे पास आता है हम न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। अगर हम अपने कंज्यूमर बिहेवियर को जान लेंगे, हमारा जो कंज्यूमर है उसको क्या चीज़ें चाहिए, उसको क्या चीज़ें पसंद है, तो वहाँ पे हम अपने नए नए डेवलपमेंट्स, हम अपने नए नए प्रोडक्ट्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छा है, इसको ज़रूर करके जाइएगा कि क्या नीड होती है, ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि क्या ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब छोटे क्वेश्चंस है 1 मार्क का, उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आता है कि कितने तरीके के कंज्यूमर बिहेवियर हो सकते हैं, तो 4 तरीके के कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी आप कर सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अब ये चारों तरीके ये आप एज अ कंज्यूमर के ये बिहेवियर बताए गए हैं। जैसे आप एक इंसान का बिहेवियर जज करते हो ना, अच्छा या इसका बिहेवियर बड़ा कटु बोलता है, बहुत गंदा बोलता है, ये इंसान इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है भाई, ये बहुत अच्छा इंसान है, अरे इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो वही इंसानों के बिहेवियर को एक इंसान ही तो कंज्यूमर होता है ना भाई, उसी तरीके का बिहेवियर आपको यहाँ पे पढ़ना है, कुछ भी रटना नहीं है। अब देखिए ये चारों चीज़ें मैं आपको अगर थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में अगर चीज़ों को समझाना चाहूँ तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है, आप सबसे पहले ये समझो। कॉम्प्लेक्स, वैरायटी सीकिंग, डिसोनेंस रिड्यूसिंग और हैबिचुअल, 4 तरीके के आपके एक कहते हो आपकी ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब किस तरीके से देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको चारों को ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्या कहता है, 4 तरीके के बिहेवियर है। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वो बिहेवियर होता है कि आप ऐसा कंज्यूमर हैं, आप कोई भी, अब जब आप लोग कोई भी ऐसा एक्सपेंसिव सामान परचेज करते हैं, ऐसा जो आप लोग का, जहाँ पे आप लोग का हाई अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो आपका मनी है वो इन्वेस्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। यानी कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कार खरीद रहे हो फर्स्ट टाइम, वो आपको वहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ेंगी कि आपको ये चीज़ें करनी है नहीं करनी है। तो जब भी आप किसी भी एक्सपेंसिव गुड को परचेज करते हो, आपका बिहेवियर जो होता है वो कंज्यूमर का, वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को, बहुत ज़्यादा दुविधापन को एक सजेस्ट करता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है, आपकी हाई इन्वॉल्वमेंट होती है ऑफ द मनी, सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है, फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो, इस तरीके का उसको हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ना डिसोनेंस रिड्यूसिंग होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, आप सब छोड़ो, इसको आप पढ़ो ही मत, वेट, इसको आप पढ़ो ही मत, एक छोटे से मैंने आपके ऊपर एग्जांपल दिया था, इसको भी एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे इसका मतलब होता है जहाँ पे आपको कभी भी कोई भी कस्टमर है वो किसी भी चीज़ से डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, इसका मतलब होता है उसको, वो कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसको खरीदने के बाद अगर आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट है कि हाँ मैंने यार ये सामान क्यों खरीदा, यार इसको, इस चीज़ को खरीदना मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, कुछ भी इस तरीके का, उसको हम कहते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। यानी कि हमें हमेशा ऐसा सामान खरीदना चाहिए या फिर ऐसे प्रोडक्ट को मतलब खरीदता है कोई भी इंसान जहाँ पे उसको डिससेटिस्फेक्शन ना हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है आपको, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी हाई इज डिसोनेंस,
रिड्यूसिंग प्राइसिंग बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर आज के टाइम में भी अगर आप किसी भी शॉप पे कपड़े खरीदने जाते हो उसमें भी आप 10 बार आके कहते हो यार ये कपड़े में यार इसके कॉस्ट ज़्यादा है, यार ये मैं लुट गई, यार ये अच्छा नहीं है, यार इसका कलर अच्छा नहीं है। इस तरीके से आप अच्छी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब आपके माइंड में चलती रहती है। उसको हम कहते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। एज अ कस्टमर आप अपने आप को भी रख के देख सकते हो। इसके अंदर एक एग्जांपल गिवन है कि आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो पेंट कलर अपने घर के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखनी होंगी। अरे यार इसका अगर इसकी टाइल है इसके ऊपर ये वाला कलर अच्छा नहीं लगेगा, ये ऑफिस है इसके ऊपर ये वाला डार्क कलर अच्छा लगेगा। इस तरीके से काफ़ी चीज़ों का आप लोग एनालिसिस करते हो और उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। दिस इज कॉल्ड डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हैबिचुअल तो बहुत ईजी है। अरे यार कोई भी एक ब्रांड यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं, अगर आप दंत कांति यूज़ करते हो आप उस चीज़ के बिहेवियर उस चीज़ के आप हैबिचुअल हो चुके हो। यार नहीं यार आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, नहीं मैं तो दंत कांति यूज़ करूंगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स हो जाती हैं जहाँ पे आप लोग किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की कोई भी चीज़ जब आप इस्तेमाल करने लग जाते हो तो उस केस में हम बोलते हैं कि हैबिचुअल हो चुके हो आप किसी भी एक ब्रांड के। इसकी अगर आप सुपरमार्केट से कोई भी एक सामान खरीदते हो, ठीक है, आप टाटा नमक खरीदते हो, तो आपको कितने भी मार्केट में नमक आ जाए, कितने भी कंपनी के आ जाए, पर आपको क्या फिक्स नहीं मैं टाटा मार्केट से खरीदूंगा। तो वो भी कुछ कंज्यूमर्स की बिहेवियर होता है कि कुछ कंज्यूमर्स हैबिचुअल होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनका वैरायटी को एज्यूम करने का, वैरायटी को टेस्ट करने का बहुत ज़्यादा बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग अ न्यू रेस्टोरेंट मतलब नई चीज़ों को, वैरायटी को सीखने का, वैरायटी को टेस्ट करने का बहुत सारे कंज्यूमर्स का एक बिहेवियर होता है कि हाँ उस तरीके से हम मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ को सीख करने का बिहेवियर भी कंज्यूमर्स का होता है। तो 4 तरीके के बिहेवियर मैंने आपको बताया। 4 तरीके में सबसे पहला बिहेवियर आपके पास है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जिसके अंदर आप फॉर एग्जांपल कोई भी होम बाय कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग बहुत महंगी और परचेज कर रहे हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है। सेकेंड है आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग, यानी कि यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो, जब आप किसी भी चीज़ को लाते हो उससे डिससेटिस्फाइड होकर उसका कंपैरिजन करते हो, दिस इज कॉल्ड डिसोनेंस रिड्यूसिंग। और थर्ड है आपका वैरायटी सीकिंग, जहाँ पे आप लोग बहुत सारी वैरायटीज़ को टेस्ट करके चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। नेक्स्ट लास्ट है आपका हैबिचुअल बिहेवियर, यानी कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हो, उस चीज़ का बिहेवियर आपका, ये चारों तरीके से कस्टमर का बिहेवियर यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा विद द नोट्स बाय पॉजिंग द वीडियो। आफ्टर देखिए यहाँ पे आपसे कहता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 फैक्टर्स आते हैं। मैं आपको इसको शॉर्ट में अगर मैं याद करवाना चाहूँ तो आप इस तरीके से PSCPE इस तरीके से याद कर सकते हो, नहीं तो वैसे बहुत इजी वे याद भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर मैं बात करूं कि कंज्यूमर ने कोई भी चीज़ को बाइंग करने का कोई डिसीजन बना दिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर करवा दूंगी कि देखिए आप किसी भी शॉप पर गए, आपको फॉर एग्जांपल आपको नमक चाहिए, तो उस तरीके का आपने डिसीजन बनाया है कि आपको टाटा नमक चाहिए, तो वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। इन 5 चीज़ों को मैं उससे ही समझा दूंगी कि आप एक दुकान पे गए, सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, देन है आपको सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। इन 5 ही फैक्टर्स को मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करवाऊंगी। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलती है बेसिकली। पहला है आपका मोटिवेशन, लर्निंग और एटीट्यूड। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि मोटिवेशन आपको देखिए इसके अंदर आपको बताता है कि जब कोई भी कंज्यूमर बिहेवियर है उसका कोई ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर आपको एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं। दिस इज मोटिवेशन, परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन, लर्निंग और एटीट्यूड एंड बिलीव्स एंड ऑल। तो ये चीज़ें आपको कैसे पढ़नी होती है? देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको वो बताता है कि जब आप कोई भी सामान दुकान में खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ आपको पता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, आपका कोई भी कस्टमर है, ठीक है, उसके अंदर वो सामान खरीदना है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें मोटिवेट कर रही होंगी कि हाँ ये परचेज़ करनी है मुझे, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी कोई भी चीज़ है मुझे उससे परचेज़ करना है। तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ पता लगा होगा कि हाँ ये चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही है, कि मुझे इसके अंदर ये चीज़ है जो मुझे अफेक्ट कर रही है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। सबसे पहला मोटिवेशन। सेकेंड है परसेप्शन, आप क्या चीज़ें, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको उस प्रोडक्ट के
रिगार्डिंग मिली है, किसी का आपने देखा होगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली कि ये प्रोडक्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर आपने देखा, मैंने आपको एग्जांपल देती कि आप टाटा नमक खरीदने गए दुकान पे, आपने देखा ये टाटा नमक अच्छा है, मैंने सुना है कि ये जो है वो आपको आप कह सकते हो कि हाँ इसके अंदर ठीक है ये बहुत अच्छा सामान है। चलो टाटा नमक तो बहुत लीनियंट एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं दिमाग लगाऊं तो चलो प्यूमा के शूज़ हो गए। आपका प्यूमा का शूज़ आप फॉर एग्जांपल खरीदने गए शॉप पे, आपने देखा कि आपके पास वो दिमाग कहाँ से आया कि अच्छा प्यूमा के शूज़ यार बहुत अच्छे लगते देखने में, इसका मेरा मोटिव ये है ना, इसको पहन के मैं सबको चढ़ाऊंगा यार मेरे पास प्यूमा के शूज़ है नॉल। तो मोटिवेशन आपका ये हो गया। फिर आपके पास परसेप्शन कहाँ से आया, आपने लोगों को देखा होगा कि यार वो बहुत अच्छा लगता है प्यूमा के शूज़ में, मैं पहनूंगा तो मेरे पे भी अच्छा लगे, तो आपको परसेप्शन ये हो गया। आपने बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ली कि आप प्यूमा के शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, ये फटते नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। लर्निंग यानी कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गेन करते हो, ग्रेटर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में फिर उसको और अच्छे से जानोगे। अच्छा तूने प्यूमा के शूज़ लिए थे ना, कितने दिन चले थे वो, कितने यार उसका प्राइस अच्छा था, अकॉर्डिंग टू दैट वो इतने साल चले थे, ये इतने अच्छे थे, पहनने में कंफर्टेबल थे। तो उन चीज़ों के बारे में और चीज़ें जानना, ये भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से लर्न करना है। ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ यही होती है, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके माइंड में चीज़ें डालना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका एटीट्यूड एंड बिलीव्स, यानी कि आपका उस प्रोडक्ट के टूवर्ड्स आपका जो एटीट्यूड है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, वो आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने में आपको मजबूर कर देगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एक कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को, आप कोई भी सामान खरीदने का, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नेक्स्ट आपके पास है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स यानी कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त ने प्यूमा का शूज़ पहन रखा था, तो आप फैमिली में आपके छोटे भाई ने, तो उसने आपसे कहा यार भैया बहुत अच्छे शूज़ होते हैं, आप पहनो यार, आप पे तो बहुत अच्छे लगेंगे, आप तो वैसे भी लंबे वंबे हो, तो आपके ऊपर तो और अच्छे लगेंगे, आप पहनोगे तो बहुत अच्छा, मतलब एक टोरा बन जाएगा। इस तरीके से आपको मोटिवेट करना, इस तरीके से। तो वो सोशल फैक्टर्स है कि आपके जो आसपास के लोग आप लोगों को उस चीज़ को, आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करें। दिस इज अ फैमिली फैक्टर। और रेफरेंस ग्रुप, आपके आजू बाजू के लोग, उसने कहा बहुत अच्छे लगेंगे, तेरे दोस्त, आपके दोस्त है यार तू उसमें मस्त लगेगा। रेफरेंस ग्रुप है आपका, उस चीज़ को रेफर कर रहा है, यार मैंने भी लिए थे बहुत अच्छे थे, तू भी ले ले बहुत अच्छे लगेंगे। दिस इज योर रेफरेंस ग्रुप, यानी कि ऑलरेडी दे हैव यूज दैट थिंग और आपको वो चीज़ आपको खरीदने के लिए आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि आप यही समझ सकते हो, ऐसा ट्रेडिशन, यार मेरे घर में सारे के सारे प्यूमा के शूज़ पहनने वाले हैं, भाई मैं भी पहनूंगा, कल्चर हो गया। सब कल्चर यानी कि मेरा पूरा खानदान प्यूमा का शूज़ पहनता है, मैं भी पहनूंगा, दिस कॉल्ड सब कल्चर। अरे ये चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल इस पर मत जाना। तो कल्चरल फैक्टर्स भी कुछ आपको किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी इनकम ही बहुत अच्छी है, भाई मैं प्यूमा के शूज़ खरीद सकता हूँ, मैं खरीदूंगा, सिंपल है। पर्सनल फैक्टर है एज, यानी कि यार मेरी इस समय मेरी वो एज है भाई कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पहन के शो ऑफ कर सकता हूँ, तो मेरी एज है, मेरे पे पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ। ऑक्यूपेशन है, मैं प्यूमा के शूज़ की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं वो शूज़ पहनूंगा बिकॉज ऑफ कि उस चीज़ से मेरी और भी ज़्यादा बिक्री हो। मोटिव होता है ना अलग अलग। फिर लाइफस्टाइल है कि आप नहीं भाई मैं कंपनी ब्रांड की चीज़ पहनता हूँ, ऐसे वैसी चीज़ नहीं पहनता, पर्सनल फैक्टर है। तो काफ़ी फैक्टर्स होता है किसी भी चीज़ को खरीदने का। मैंने एग्जाम्पल में पूरा मैं आपको चैप्टर ये अलग कंप्लीट करवा रही हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट आपसे कहता है इकोनॉमिक फैक्टर होता है, वही चीज़ आ गई आपकी फैमिली इनकम, पर्सनल इनकम, वो चीज़ भी आपको फैक्टर करती है। सेविंग्स, मैंने कहा था भाई मैंने सेविंग कर रखी है, भाई प्यूमा के शूज़ के लिए पागल वागल है क्या, शूज़ आएंगे तो प्यूमा के ही आएंगे, तो वो चीज़ आपकी कंसीडर करती है। कंज्यूमर क्रेडिट भी आपको, आप किसी भी चीज़ को अगर आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको अफेक्ट करती है कि हाँ आप एज अ कंज्यूमर आप किसी भी चीज़ को क्रेडिट पे खरीदते हो, तो आप दुकान वालों से क्या कहोगे अगर वो आपको इजी क्रेडिट दे देता है, ठीक है। अगर आपने उससे कहा कि भाई मैं प्यूमा के शूज़ खरीद रहा हूँ 5,000 के, आप लोग मैं ना 1,000 बाद में दे दूंगा, क्रेडिट पे आपने उससे ले लिया, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम भी उसी शॉप पे जाओगे। क्यों? क्योंकि यार उसने मुझे उधार दे दिया था, अगर मैं इससे ये वाला सामान भी लूँगा, मेरे पे इतने पैसे हैं, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में दे दूँगा। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट पे सामान ले लेता है, ठीक है। तो ये भी आपको अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। इसके अंदर आपसे क्या कहता है कि कंज्यूमर बाइंग
डिसीजन का कुछ प्रोसेस होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से, कोई कंज्यूमर एज आप एक कंज्यूमर है, आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन किस तरीके से, उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं 5 प्रोसेस हैं। सबसे पहले है कि स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि रिकॉग्निशन का मतलब है पहचानना। तो किसी भी प्रोडक्ट, अगर मैं प्यूमा के शूज़ की बात करूँ तो आप लोग पहले उसको पहचानोगे, अरे भाई इसकी नीड क्या है, कि वो मुझे क्यों चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत को पहचानोगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप उस अपनी नीड को पहचानोगे कि इसकी मुझे नीड क्या है। फिर उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे अपने पड़ोसियों से, जैसे अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, अपनी फैमिली से, अपने पड़ोसियों से, लोगों को एनालाइज करोगे, उन्होंने वो पहना था, मुझे अच्छा लगा, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। फिर आपको फॉर एग्जांपल आपको शूज़ खरीदना है, तो आपने देखा है मुझे ना शूज़ की ज़रूरत है, प्रोडक्ट है शूज़, अब मुझे शूज़ की ज़रूरत है, आपको पता लग गया आपको शूज़ की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने नीड को रिकॉग्निशन कर लिया। उसके बाद आपने ना इस शूज़ के बारे में थोड़ी सी जान पहचान लिया, इतने तरीके के शूज़ होते हैं, इतने ब्रांड होते हैं, ये सब कुछ। उसके बाद आपने इवेल्युएट किया ऑप्शंस को, आपके पास लोगों ने बताया प्यूमा के शूज़ अच्छे होते हैं और नाइकी के शूज़ अच्छे होते हैं, एडिडास के शूज़ अच्छे होते हैं। तो आप लोगों ने ये 3-4 ऑप्शंस को आपने इवेल्युएट किया। देन आपने क्या किया कि आपने कोई एक, मतलब उन सारे के सारे को इवेल्युएट करने के बाद जो अच्छा है, जो प्राइस में भी ठीक है, उसको आपने परचेज़ का डिसीजन बनाया। देन आपने परचेज़ कर लिया। उसके बाद आपने उसको इवेल्युएट किया कि हाँ, परचेज़ करने के बाद मेरा क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या शूज़ इतने दिन चले, जितने दिन में जितना पैसा मैंने दिया था। इस तरीके से ये आपका प्रोसेस होता है किसी भी परचेजिंग डिसीजन को कंप्लीट करने का, राइट। फिर सबसे पहला है कि आप इसे खुद से रीड करना। देखो यहाँ पे स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि स्टेज, किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को पहचानते हो, अपनी नीड को पहचानना सबसे पहला। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उस प्रोडक्ट के बारे में। देन आप उसके ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना कि उसके कितने उस प्रोडक्ट के कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको अच्छे से इवेल्युएट किया। उसके बाद कोई एक ही कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, उसको परचेज कर लोगे, सिंपल सी बात है। देन आप लोग परचेज करने के बाद उसको देखोगे, उसको एनालाइज करोगे कि हाँ, जो मैंने इवेल्युएट किया था, क्या वो सच में उतना ज़्यादा अच्छा है वो प्रोडक्ट। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें बताई गई हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है एक छोटा सा, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि नीड को पहचानना, ठीक है। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन सर्च करना उसके बारे में। यहाँ पे एक सागर मतलब यहाँ पे कोई भी एक मतलब एक है कि आप कह सकते हो कि एक लैपटॉप के बारे में पूरा एग्जाम्पल गिवन है, इसको आप रीड करना खुद से। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पर्सन है सागर, वो रिकॉग्नाइज करता है एक नए लैपटॉप के लिए। उसने नोटिस किया कि जो प्रेजेंट लैपटॉप है उसका ना जो वीक है, मतलब उसका जो काम है वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, जो उसके पास लैपटॉप है कोई, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो उसने देखा कि उसकी जो बैटरी है वो वीक है, मतलब वो ढंग से चार्ज नहीं होती है, उसको इस वजह से असुविधा हो रही है। तो उसने क्या किया कि हाँ, अब उसको नया लैपटॉप चाहिए। तो उसको नीड क्या है, उसने नीड को पहचाना है, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने लैपटॉप के बारे में क्या किया, अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करी, अपने दोस्तों से बात करी, अपने रिव्यूज़ देखे लैपटॉप के ब्रांड्स के। उसके बाद उसने ऑप्शंस, बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस आए होंगे लैपटॉप से रिगार्डिंग, उसने उसको इवेल्युएट किया। देन उसने परचेज करने का डिसीजन बनाया कि मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए, बिकॉज ऑफ ये वाला लैपटॉप अच्छा भी है, कम दाम में मिल रहा है। उसके बाद उसने पोस्ट परचेज इवेल्युएट किया, जब उसने परचेज कर ली वो चीज़, उसको यूज़ करा, देन उसने अपना इवेल्युएशन दिया कि हाँ यार ये अच्छा है। बट उसने उसके बाद जब उसको यूज़ किया तो उसने डिसअपॉइंट फील किया यार कि ना ये लैपटॉप सही नहीं, जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने एनालाइज किया था उतना तो बेकार है ये। तो ये चीज़, ये 5 स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद, क्या प्रोजेक्ट को परचेज करने से पहले के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखिए ये चैप्टर की पूरी समरी है, आप चैप्टर पढ़ के आओ तो ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पूरे शॉर्ट नोट में आपकी इस तरीके से आ सकते हैं, शॉर्ट नोट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन ये आते हैं मोस्टली, इसको तो ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह वीडियो को पॉज करके एक बार इसे रीड कर लीजिए, ठीक है। आई होप ये वाली चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप अच्छे से जो चीज़ें मैंने बोली उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5 मार्केटिंग सेगमेंट्स। आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को समझाने में सक्सेसफुल हुई होंगी कि चैप्टर नंबर 4 दैट वाज द कंज्यूमर बिहेवियर क्या था। मैंने आप लोगों के साथ नोट से मैंने एक्चुअली आपको समझा दिया सब कुछ, और मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर कर दिए। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 आपसे क्या कहता है, दिस इज द मार्केट सेगमेंटेशन। इसके अंदर ये जो चैप्टर है ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है,
ये जो चैप्टर है वो लिंक है दिस इज पोजिशनिंग और टारगेटिंग से। ये तीनों ये जो ये सेगमेंटेशन या पोजिशनिंग और टारगेटिंग तीनों एक टॉपिक है, मतलब एक सेपरेट टॉपिक है, स्टिल ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ इतना सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। अब थोड़े से में क्या पढ़ना है कि क्या है, तो सबसे पहले आप देखोगे मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसे। इसके अंदर आप लोग क्राइटेरिया पढ़ना है कि मार्केटिंग, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानने के लिए, ये सब जानने के लिए आप ये छोड़िए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ठीक है। एटलीस्ट उसका नॉलेज तो होना चाहिए कि पेपर में कुछ भी आ गया तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। देखिए मार्केट सेगमेंटेशन वो होता है जहां पे हम एक सेगमेंट के ऊपर मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी, सब छोड़ो, समझो चीजों को, प्रैक्टिकली समझो। कोई भी मार्केट है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप 10 दोस्त हो, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। 10 दोस्त हो, 10 दोस्तों में आपके 4 दोस्तों ने कहा नहीं मुझे छोले भटूरे खाना है, 4 दोस्तों ने कहा यार मेरे को बर्गर खाना है, 2 दोस्तों ने कहा यार मेरे को ना छोले कुलचे खाऊंगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने क्या कहा कि चल ठीक है तुझे छोले भटूरे खाना है तू उधर जा, तेरे को बर्गर खाना तू उधर जा, और तुझे गोलगप्पे खाना तू उधर जा। आप लोगों ने 10 दोस्तों में से ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स आप लोगों को डिवाइड कर दिया कि अच्छा तेरा काम यह है, तो इसी को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। कैसे, यहाँ पे चीजों को सेगमेंट के बेसिस पे आपने डिवाइड करना, उसी को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर देना। जैसे कि आपने कहा कि तेरे को गोलगप्पे खाने ना, तुम चलो वहां पे जाओ, वहां पे गोलगप्पे मिल रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे भेलपुरी खाते हैं, जो भी आपकी नीड है वो वगैरह। तो यही कहता है इसके अंदर कि जब भी आप किसी भी मार्केट में कंज्यूमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स के बेसिस पे डिवाइड कर देते हो, उसी को हम कहते हैं मार्केट का सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट को सेगमेंट के बेसिस पे बांटना, ठीक है। तो यानी कि मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनको किसी को मोटी चीनी पसंद होती है, आपने देखा चीनी में भी 2 कैटेगरी आती है, मोटी चीनी और पतली पतली छोटी छोटी होती है। तो इस केसेस पे लोगों को बांटना, उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, राइट। यही आपको देखना है कि मार्केट सेगमेंटेशन का, मार्केट का सेगमेंटेशन आप इससे आप करते हो सेगमेंट में चीजों को डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर नीड्स। ये कंज्यूमर की नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बांट देते हैं, उसी को कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को डिवाइड कर दिया। इसके 3 चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्राइटेरिया, किस बेसिस पे क्या क्राइटेरिया होता है जहां पे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि ये बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली बात है बेनिफिट तो होगा ही, आप चीजों को सब डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों को सबसे पहली चीज अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप चीजों को बार डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा इसको इतना सामान बनाना है, इस मार्केट को इस तरीके से इवैल्यूएट करना है। अगर आप सारी चीजें इकट्ठे बनाते रहोगे, उसका कंज्यूमर का ये, उसका कंज्यूमर का ये, तो चीजें बहुत ज्यादा क्लैश होती रहेंगी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इसका प्रोसेस क्या है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करिए ना, चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि मार्केट का सेगमेंटेशन आप किस तरीके से, 7 कौन से ऐसे बेसिस हैं, तो 7 बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे आप मार्केट को तोड़ते हो, यानी कि मार्केट को डिवाइड करते हो। ऐसे 7 बेसिस हैं, ये करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मार्केट सेगमेंटेशन की क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आप सेगमेंटेशन करते हो, क्या क्या उसके कुछ प्रोसेस है, उसके कुछ थ्रू आउट है जिनसे आपको गुजरना होता है। तो ये 3 टॉपिक्स ही है, चैप्टर बहुत छोटा है, आपको सिर्फ चीजों को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, जहां पे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं थ्रू आउट द नोट्स, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर 6 दिस इज पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ये यूनिट खत्म। मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। वो कोई भी मार्केट जहाँ पे हम टुकड़े कर देते हैं मार्केट के, यानी कि वहाँ पे हम कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ बना देते हैं अकॉर्डिंग टू द, डिवाइड कर देते हैं मार्केट को। यहाँ पे देखिए दे रखा है कोई भी, देखिए यहाँ पे फिलिप कॉटलर का एक डेफिनेशन गिवन है कि सब डिवाइडिंग करना मार्केटिंग की इनटू द होमोजीनियस सबसेट्स ऑफ द कंज्यूमर। मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेगमेंटेशन यानी डिवाइड कर देना एज पर द नीड्स, एज पर द टेस्ट ऑफ द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिवाइड कर देना मार्केट्स को, उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, राइट।
अब देखिए इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए सबसे पहले होता है कि आपको ना इससे आइडेंटिफिकेशन में इजी हो जाएगा, यानी कि आप चीज़ों को पहचान सकते हो। आप मार्केट्स को अच्छे से मतलब डिवाइड, अगर चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी यानी कि वो छोटे फॉर्म में मिल जाएंगी आपको, तो आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करने में या फिर ढूंढने में बहुत ईजिली आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आपके एसेसिबिलिटी, यानी कि इसका मतलब होता है कि हम वहाँ पे चीज़ों को जैसे हम मार्केट में गए, हमें पता है कि ये जो मार्केट है वो कपड़ों की मार्केट है, वो जो है वो खाने की मार्केट है, इस तरीके से। तो जब चीज़ें मार्केट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स जो कैटेगराइज हो जाती है, तो वहाँ पे हम अपने शॉपकीपर से कम्युनिकेट भी अच्छे से कर सकते हैं, किस तरीके से हमें चीज़ों को लेना है, किस तरीके से परचेज करना है, वो चीज़ें भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपका एक्सेसिबिलिटी भी ईजी हो जाता है। रेस्पॉन्सिवनेस, अब आपको पता है कि आप वहाँ पे चीज़ों को प्राइजेस के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को जान सकते हो। यानी कि अगर आपकी मार्केट की जो आपके सेगमेंटेशन डिवीजन हो रखा है, तो आप डायरेक्टली आपका जो कंज्यूमर है उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हो और उस चीज़ को जान सकते हो, उनके रिस्पॉन्स भी कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया है, वो जब आपके तीनों के तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप लोग वहाँ पे उस मार्केटिंग रीच पे पहुँचते हो कि आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो आपको शो होते हैं कि यार ये सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। तो ये तीनों कंप्लीट होने के बाद आपको पता लगता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सेगमेंटेशन करना का फ़ायदा है या नहीं है। सिंपल है। अब इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स तो आप बहुत अपने दिमाग से भी लगा सकते हो कि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर चॉइसेस हो जाती हैं। मार्केट को टारगेट करने के भी, हम टारगेटिंग भी पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाओगे कि टारगेट यानी कि सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मार्केट्स को डिवाइड करना, और टारगेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट वाले जो सोर्स है उसको टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है वो टारगेटिंग के लिए भी एक चॉइसेस बनाता है। हायर प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट को आप डिवाइड कर दोगे तो आप किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे, तो उस पर आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि यहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से और एनालाइज कर सकते हो, चीज़ों को अपना अच्छे से सकते हो। अगर आपने मार्केट को डिवाइड कर रखे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के पास निखर के आएंगी कि हाँ ये चीज़ और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के थ्रू आप वहाँ पे ऑफर करोगे। नेक्स्ट आपसे कहता है कि इनोवेशन, आप नए नए तरीके देखोगे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मार्केट को डिवाइड किया, आपके पास नई नई चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगेगा हाँ यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप इनोवेशन मतलब होता है नए नए तरीकों को इन्वेंट करना, इसको हम कहते हैं इनोवेशन करना। नेक्स्ट आप कहते हैं कि यहाँ पे आप एफर्ट्स अच्छे से डाल पाओगे, एफिशिएंट, आपके एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल भी जाएंगे और उसको आप अच्छे से कैलकुलेट भी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे से यूजफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 बेनिफिट्स थे सेगमेंटेशन के। ये एग्जाम में कई बार आ जाता है कि क्या बेनिफिट है सेगमेंटेशन मार्केट को डिवाइड करने के, तो ये बहुत ऑब्वियस है, इसे आप अपने माइंड से भी मतलब ऐसे आप सोच के भी लिख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको याद ही करना है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार इसे अच्छे से रीड जरूर कर लीजिएगा। राइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या कहते हैं कि क्या सेगमेंटेशन करने के मार्केट्स को डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आपको समझना है। देखिए इसका प्रोसेस आपको बताऊं, सबसे पहले आप मार्केट्स को डिवाइड करोगे तो किस बेसिस पे करोगे। मैंने आपको मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था 3 चीज़ों का कि ये आपके 4 फ्रेंड्स हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, भूख की, मतलब ये चलो ये एग्जाम्पल तो बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बताती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट आपने 3 तरीके की मार्केट को ना डिवाइड करा है। एक मार्केट जहाँ पे आपके शूज़ मिलते हैं, एक जो है वो आपकी क्लोथिंग मार्केट और एक आपका फूड मार्केट है। आपने तीनों को मतलब अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, सेगमेंट कर दिया मार्केट को। सबसे पहले कहते हैं कि नीड बेस्ड सेगमेंटेशन आप देखोगे कि आपकी नीड क्या है। नीड है, आप अगर आपको भी शॉपिंग करना है, आपको कपड़े लेने हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप शॉपिंग यानी जहाँ पे आपके क्लोथ्स मिल रहे होंगे वहाँ पे जाओगे आप लोग। तो आप लोगों की नीड क्या है इस समय, तो आप क्लोथिंग की नीड है, तो आप लोगों ने नीड बेस्ड सेगमेंटेशन किया कि नीड, अगर आपको क्लोथ्स की नीड है तो आप इस मार्केट में जाओ, अगर आपकी फूड की नीड है तो आप इस मार्केट में जाओ, अगर आपको शूज़ की नीड है तो इस मार्केट में जाओ। तो नीड बेस्ड आपने सेगमेंटेशन कर दिया। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन को पहचानना, कि आपको सेगमेंटेशन पहचानना है, यानी कि अगर मुझे कपड़े चाहिए तो मैं मुझे पहचानना है कि मुझे कपड़े कौन से चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, शूज़ चाहिए, कपड़े चाहिए, मुझे भूख लगी है, तो उस हिसाब से आप उस मार्केट में जाओगे। तो अपनी सेगमेंटेशन को पहचानना, देन आप सेगमेंटेशन को अट्रैक्टिव करना, यानी बनाना ऐसा कि हाँ आप अपना फूड कोर्ट ऐसा बनाते हो कि जिसको भूख नहीं भी लगी वो भी आए आपकी मार्केट के अंदर, तो वो उस चीज़ को अट्रैक्टिवनेस बनाना। फिर आपके सेगमेंटेशन में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। देन आप उसकी पोजीशनिंग करोगे, पोजीशनिंग अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप अपनी वैल्यू लोगों की अपने आइज में इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि लोगों की आइज में वो आए और पोजीशन नंबर 1 वो ग्रैब करे। नेक्स्ट आपके पास कहता है
टेस्ट, यानी कि ये चीज़ें जो है वो सेगमेंट बताता है, यानी कि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव बनाती है पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी को यहाँ पे, और ये सेगमेंटेशन की स्टोरी बोर्ड, यानी कि कुछ ऐसी स्टोरी लगा देता है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिवनेस बना देता है जिससे कि लोग उनकी मार्केट में ज़्यादा आना पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपके पास मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी, यानी कि वो जो हमने अभी यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इस तरीके की स्ट्रेटेजी भी लोग यहाँ अपनाते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ पूरा का पूरा सेगमेंटेशन करने का, यानी कि मार्केट्स को डिवाइड करने का। सबसे पहले आप उसकी नीड जानोगे, देन सेगमेंटेशन को आइडेंटिफाई करोगे, देन उसको ऐसा अट्रैक्टिवनेस को उसको इस तरीके से बनाओगे जो वो अट्रैक्टिव लगे, देन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, देन पोजीशनिंग करोगे उसकी, इसके बाद एसिड टेस्ट डालोगे, देन आपको स्टोरी, ऐसी स्टोरी बोर्ड डाल दोगे इस सेगमेंट में। नेक्स्ट आप लास्ट यूज करोगे मार्केटिंग में इस स्ट्रेटेजी, राइट। आई होप आपको अच्छे से इसके प्रोसेस समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस होता है सेगमेंटेशन करने का। नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, देखिएगा, आपसे कहता है कि कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम मार्केट्स को डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट भी है, ठीक है। ये आपके पास 7 हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी मार्केट्स को डिवाइड करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको देखोगे किन किन बेसिस पे आप अपनी मार्केट्स को डिवाइड करते हो, सबसे पहले मैं इसी में ही आपको सब समझा दूंगी। ज्योग्राफी के बेसिस पे, यानी कि ज्योग्राफी के बेसिस पे आप किस तरीके से कर सकते हो, डेमोग्राफिक के बेसिस पे, साइकोलॉजिकल के बेसिस पे, बेनिफिट्स के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, और मार्केटिंग फैक्टर के बेसिस पे, और प्रोडक्ट स्पेस के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन होता है जहाँ पे आप चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई गोईठा की इस तरीके से कोई ऐसी शॉप है जो आपके यूपी में ज़्यादा बनती है, यानी कि वो डिश जो है वो यूपी में ज़्यादा फेमस है, तो आप क्या करोगे, उसको यूपी में खोलना पसंद करो। यूपी में नहीं तो आप ऐसी जगह खोलना पसंद करोगे जहाँ पे लोग उसे ना जानते हो। तो ना जानते हो कि तभी तो आप उसको ऐसा बनाओगे जिस तरीके से वो बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे और लोग उसे जान पाए, राइट। तो वो होता है ज्योग्राफी का एरिया वाइज आप उस चीज़ को सेगमेंट कर रहे हो, उस चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हो। नेक्स्ट आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक यानी डेमोग्राफी के बेसिस पे, यानी कि उस बेसिस पे सेगमेंटेशन करना जहाँ पे लोग, जो सेलर्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे, नेशनलिटी के बेसिस पे, सोशल क्लास के बेसिस पे, फैमिली साइज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे उसको सेगमेंट करना, उनको डिवाइड करना। नेक्स्ट आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, यहाँ पे जो है वो आपका किस बेसिस पे आप यहाँ पे यहाँ पे आप किस बेसिस पे करते हो। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज रिलेटिवली अर्लियर टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज देन। यहाँ पे आपसे कहेगा कि आपको किस बेसिस पे डिवीजन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यहाँ पे आप लोग ठीक है, साइकोग्राफिक के बेसिस पे यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इसको सेगमेंट कर सकते हो, यानी कि बांट सकते हो, डिवीजन कर सकते हो बायर की नीड के बेसिस पे, ठीक है। लोगों को किस तरीके से नीड होते हैं उसके बेसिस पर डायरेक्टली। नेक्स्ट आपसे कहता है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको रॉगर्स एक नया टॉपिक दे रखा है, इसका मतलब देखिए क्या होता है। रॉगर्स जो है वो डिफाइन करता है एज अ पर्सन की लेवल, क्या उसके इनोवेशन का क्या लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजिकल कर्व है जो कि यहाँ पे बताया गया है कि आपका बिजनेस किस तरीके से, इन्वेस्टर्स जो है वो, आपको पता होगा शेयर मार्केट में भी ये इन्वेस्टर्स ऐसे ही जाता है। और ये आपको कर्व आपका मीन मीडियन मोड का याद दिला रहा होगा किस तरीके से। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको आप एक बार रीड कर लेना कि ये जो है वो इनोवेटर्स है, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इनोवेशंस हुए एंड ऑल। अब देखिए बेनिफिट सेगमेंटेशन क्या होता है। बेनिफिट के बेसिस पे चीज़ों को बांटना, यानी कि आप ऐसी मार्केट में हो जहाँ पे आपको पता है कि हाँ यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से सेगमेंटेशन करना, उसको हम कहते हैं बेनिफिट सेगमेंटेशन, ठीक है। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि कंट्री में जो मेकर्स हैं कॉलगेट, ये जो आप ब्रश करते हो उसका कॉलगेट जो नेम है वो कॉलगेट, आपको पता है कि वो कॉलगेट के बेसिस पर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जो 7 से 10 यूजर्स होते हैं, मतलब 7 जो हैं आउट ऑफ 10 यूजर्स जो हैं वो बेनिफिटेड हो किसके लिए, कोलगेट के लिए। तो यही है उसके पीछे कितने आइडियाज बने। तो वो जो बेनिफिट है कोलगेट के लिए, एक कोलगेट जो है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट है उसके पीछे, कि बहुत सारे उसके पीछे टूथब्रशेस बने फॉर द, इसको हम कहते हैं बेनिफिट सेगमेंटेशन। बेनिफिट के बेसिस पे किसी को मार्केट को बांट देना। नेक्स्ट आपके पास कहता है वॉल्यूम के बेसिस पे। वॉल्यूम के बेसिस पे यानी कि कितना आपके प्रोडक्ट है उसका कितना वॉल्यूम है, इसके बेसिस पे सेगमेंटेशन कर देना। नेक्स्ट आपके पास मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन, मार्केट के कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे सेगमेंटेशन कर देना। और लास्ट आपके पास कहता है प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि प्रोडक्ट कितना स्पेस आपका
कंज्यूम कर रहा है उसके बेसिस पे भी सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये तो आपके थे सेगमेंटेशन के कुछ टाइप्स, इसको आप सिर्फ रीड कर लेना। आई वुड नॉट से कि इसको आप अच्छे से पूरा लर्न ही करो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से इतना ज़्यादा इस सब्जेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा आपसे डीप में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आपसे कहेगा सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है। सेगमेंटेशन की कुछ स्ट्रैटेजी होती हैं जिसको अपनाना पड़ता है कि आप किस तरीके से सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले 4 स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कि सेगमेंटेशन डिक्लाइनेशन का, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि क्या वांट्स हैं, क्या डिज़ायर है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। आप मार्केट को बांट रहे हो तो आप ये तो देखोगे ना किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट आप कहेगा कि टारगेट मार्केट, टारगेट अभी आप टारगेटिंग पढ़ोगे तो टारगेट किस तरीके से करते हैं किसी भी मार्केट को, उस चीज़ को आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, उस चीज़ का सिलेक्शन करना है। देन आप क्या करोगे कि प्रोग्राम को इवेल्युएट करोगे, फॉर्मुलेट करोगे, देन आप उसको इंप्लीमेंट करोगे और कंट्रोल करोगे। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी क्या है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे वेट, ओके, यहीं पे आप लोगों को इसी चीज़ को यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बताया गया, तो आप इसे रीड करोगे एक बार कि यहाँ पे आपको अनडिफरेंशिएटेड मार्केट और डिफरेंशिएटेड मार्केट क्या होती है। अब देखिए अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, वो इस स्ट्रैटेजी में हमें ये जानना होता है कि हम डिफरेंट डिमांड कर्व को, जो डिमांड कर्व्स होते हैं, लोगों की डिमांड किस तरीके से है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं उनकी डिफरेंट डिमांड्स होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे वही बताता है कि डिफरेंट जो डिमांड्स हैं, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्म जो होती है वो ट्राई करती है कुछ नया डिज़ाइन करने की लोगों के अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि उनकी जो डिफरेंट डिमांड्स हैं उनको हर एक इंसान को सेटिस्फाई करने के अकॉर्डिंग वो देखती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है डिफरेंशिएटेड मार्केट है, यानी कि जो डिफरेंट डिमांड्स होती हैं यहाँ पे, उसका एक ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाला जाता है, उसके बेसिस पर सेगमेंटेशन किया जाता है। हर एक चीज़ का अलग अलग अल्टरनेटिव यहाँ पे सेट नहीं किया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कॉन्क्रीटेड मार्केट, इसके अंदर दोनों होते हैं, डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड भी होते हैं। इसके अंदर दोनों के दोनों मार्केट्स का ध्यान रखते हुए यहाँ पे इम्प्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा कोई भी सिलेक्ट करनी है अगर हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो हम किस तरीके से उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिसोर्सेज को देखेंगे कि कंपनी की क्या क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हम कंपनी की होमोजेनिटी को देखेंगे। इसका मतलब होता है, प्रोडक्ट होमोजेनिटी का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोडक्ट क्या क्या, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप किसी भी मैं अगर आपसे कुछ बात करूं कि कोई भी प्रोडक्ट है, इसके अंदर आप देखोगे कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं वो जो यूज़ हुई है, तो वो चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो चीज़ मुझे, उसके अंदर मुझे नमक नहीं पसंद है, कुछ ऐसी चीज़, तो वो प्रोडक्ट की होमोजेनिटी देखोगे कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आप देखोगे कि उसके प्रोडक्ट साइकिल क्या है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल वो कितने लंबे समय तक चल सकते हैं। आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप अचार परचेज कर रहे हो तो उसकी लाइफ साइकिल कितने टाइम तक चलेगी, वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको मार्केट की होमोजेनिटी की, यानी कि आपके वो मार्केट का क्या प्रेफरेंस है, वो मार्केट अच्छी है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो मार्केट अच्छी है या बुरी है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटेजीज हैं मार्केट के अंदर कंपटीशन के बेसिस पे, उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बेसिक सा सवाल था कि क्या सिलेक्टिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो ये एक बार आप रीड कर लेना अच्छे से। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसकी कुछ समरी है, इसे आप रीड कर सकते हो, बाकी आप ऊपर अगर सब पढ़ के आए तो देयर इज नो नीड टू रीड अबाउट दैट। हाँ, ये एग्जाम्पल, ये अच्छे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या है। ये आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा तो ये आएगा, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे फॉर श्योर। इसको रीड कर लो, लर्न कर लो। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, बट आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको समझो। बाकी सेगमेंटेशन क्या है, इसके क्या डिफरेंसेस है जोग्राफिक और डेमोग्राफिक के, तो अच्छे से इसको आप रीड कर सकते हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, दिस इज टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, दिस इज योर यूनिट नंबर 2।